क्या कभी ऐसा लगता है कि सफलता, लीडरशिप और आध्यात्मिकता ये बिल्कुल अलग-अलग दुनिया की बातें हैं? पर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि करीब 2500 साल पहले बुद्ध ने जो सिखाया, हाँ, वो आज की लीडरशिप और सक्सेस के लिए मतलब कुंजी बन जाए? बिल्कुल। ये एक दिलचस्प सवाल है। आज हम इसी पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। प्रणय की किताब है बुद्धा, नेतृत्व और सफलता के लिए आध्यात्मिकता का सार। था BUDDHA स्पिरिचुअलिटी फॉर लीडरशिप एंड सक्सेस। ये किताब ना बड़ी खूबसूरती से पुराने आध्यात्मिक ज्ञान को आज की जो तेज रफ्तार प्रोफेशनल लाइफ है उससे जोड़ती है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ बुद्ध की शिक्षाओं का दोहराना नहीं है, नहीं नहीं। बल्कि ये समझना है कि आज की जो दुनिया है, इतनी कॉम्पिटिटिव, तनाव भरी, हाँ। महत्वाकांक्षी, हाँ बिल्कुल। इसमें ये संतुलन, सचेतनता मतलब माइंडफुलनेस और करुणा, ये अचानक इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? सही। बुद्ध की बातें हमें याद दिलाती हैं एक तरह से कि असली लीडरशिप सिर्फ पावर दिखाने में नहीं है। वो आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस में है। दूसरों को कंट्रोल करने से ज्यादा ये खुद पर काबू पाने के बारे में है। तो आज हम यही देखेंगे कि बुद्ध के सिद्धांत जैसे माइंडफुलनेस, कंपैशन, डिटैचमेंट यानी अनासक्ति और विचारों के स्पष्टता, हाँ, ये आज के लीडर्स और प्रोफेशनल्स को उनके काम में, रिश्तों में और यहाँ तक कि पूरी जिंदगी में ज्यादा कामयाब और शायद ज्यादा संतुष्ट होने में कैसे मदद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर इस पड़ताल को। चलिए। किताब की शुरुआत ही एक बड़े गहरे विचार से होती है कि दूसरों को लीड करने से पहले खुद को लीड करना सीखो। बिल्कुल, ये तो बुनियाद है। ये बुद्ध की शायद सबसे बेसिक शिक्षाओं में से एक है। आज लीडर्स पर कितना प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का, नतीजे लाने का। बहुत ज्यादा। ऐसे में अगर खुद के बारे में ही जागरूकता नहीं है तो लीडरशिप कितनी खोखली हो सकती है ना? बिल्कुल। किताब इसी पर बहुत जोर देती है कि सेल्फ मास्टरी मतलब आत्म प्रभुत्व, यही लीडरशिप की असली नींव है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसे बुद्ध ने ध्यान से, चिंतन से अपने मन पर काबू पाया, हाँ। वैसे ही आज के लीडर्स को भी जरूरत है अपने मन को साधने की, स्पष्टता लाने की, धैर्य रखने की, फोकस बनाने की। सही। सोचिए, अगर लीडर का मन ही बिखरा हुआ है, विचलित है, तो टीम कैसे एकजुट रहेगी? हाँ, वो तो पूरी टीम में फैल जाएगा। बिल्कुल। और इसके उलट, अगर लीडर शांत है, फोकस्ड है, तो वो शांति दूसरों में भी आती है। जब लीडर्स अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां भरोसा होता है, स्थिरता होती है। और ये दोनों ही सफलता के लिए जरूरी हैं। बेहद जरूरी। आपने मन की शांति और स्पष्टता की बात की, तो यहीं पर शायद माइंडफुलनेस या सचेतनता का रोल आता है। हाँ बिल्कुल। बुद्ध ने हमेशा कहा कि वर्तमान में रहो, इस पल में जियो। लेकिन आज की तेज कॉर्पोरेट दुनिया में जहां मल्टीटास्किंग ही सब कुछ है, हाँ, वहां माइंडफुलनेस कैसे फिट होती है? कहीं ये चीजों को धीमा तो नहीं कर देती? ये एक बहुत गलतफहमी है। अच्छा। सचेतनता का मतलब धीमा होना नहीं है, इसका मतलब है ज्यादा जागरूक होना। ज्यादा जागरूक, ओके। जैसा किताब में भी समझाया गया है, ये आपकी अवेयरनेस को, जागरूकता को तेज करने के बारे में है। सोचिए, एक लीडर है, तनाव में है और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले ले रहा है, क्या होगा? गलतियां होंगी, शायद टीम का भरोसा टूटेगा। बिल्कुल। गलतियां, गलतफहमियां, टीम का मोरल डाउन। सचेतनता क्या करती है? वो हमें उस जल्दबाजी वाले रिएक्शन से पहले एक पल रुकने का मौका देती है। एक तरह का पॉज बटन कह सकते हैं, पर ये सिर्फ रुकना नहीं है, ये एक सक्रिय जागरूकता वाला ठहराव है। सक्रिय जागरूकता। हाँ, स्थिति को बस देखना जैसा वो है, बिना किसी फिल्टर के, और फिर ठंडे दिमाग से, स्पष्टता से जवाब देना। अच्छा। यहीं पर एक प्रैक्टिकल तरीका भी है जो किताब में सुझाया गया है। निर्णय से पहले रुकें। ओके। जब भी कोई मुश्किल फैसला लेना हो या किसी तनाव भरी सिचुएशन में रिएक्ट करना हो, तो एकदम से कुछ कहने या करने के बजाय बस कुछ पल रुकें। 3 गहरी सांसें लें। ठीक है। इससे क्या होता है, आप अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी बना पाते हैं। हाँ, वो जो एकदम से उबाल आता है। बिल्कुल, वो थोड़ा शांत होता है और आप स्थिति को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। फिर आप जो भी फैसला लेंगे वो डर या गुस्से से नहीं, बल्कि समझ से आएगा। सही। एक सचेत लीडर जो है वो ध्यान से सुनता है, बिना जज किए समझने की कोशिश करता है, और इससे वर्कप्लेस पर माहौल भी बेहतर होता है। हाँ, सुनने में तो ये बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है, कोई रहस्यमयी चीज नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल लीडरशिप टूल है। तो सचेतनता से
स्पष्टता आती है। और शायद यही स्पष्टता हमें लीडरशिप के एक और अहम पहलू तक ले जाती है, करुणा, कंपैशन। हाँ। कई बिजनेस सर्कल्स में तो करुणा को बड़ा सॉफ्ट माना जाता है, जैसे ये कोई कमजोरी हो। ये भी एक आम धारणा है। लेकिन किताब का नजरिया शायद अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग और बहुत शक्तिशाली नजरिया है। किताब कहती है कि करुणापूर्ण नेतृत्व कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। असली ताकत कैसे? सोचिए, जब एक लीडर सच में ईमानदारी से अपनी टीम के लोगों के विकास की, उनकी भलाई की परवाह करता है, सिर्फ उनके काम की नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर उनकी परवाह करता है, तो क्या होता है? भरोसा बढ़ता है, लॉयल्टी आती है। बिल्कुल, भरोसा बढ़ता है, वफादारी गहरी होती है और लोग फिर डर से नहीं प्रेरणा से काम करते हैं। हाँ, मोटिवेशन अंदर से आता है। सही। और ऐसे माहौल में नए आइडियाज, इनोवेशंस वो भी ज्यादा आसानी से आते हैं। लेकिन इसका कोई सीधा बिजनेस फायदा भी है या ये बस फील गुड वाली बात है? नहीं, किताब में बाकायदा उदाहरण दिए गए हैं जहां वर्कप्लेस पर दिखाई गई करुणा का सीधा कनेक्शन अच्छा, कर्मचारियों की संतुष्टि से, उनके जॉब छोड़ने की दर कम होने से और आखिरकार कंपनी की लॉन्ग टर्म सफलता से पाया गया है। अच्छा, तो ये बॉटम लाइन को भी इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। जब लीडर्स सहानुभूति दिखाते हैं तो लोग अपना बेस्ट देना चाहते हैं। बुद्ध का एक कथन है जिसका सार ये है कि जब आप दूसरों को ठीक करते हैं तो आप खुद को ठीक करते हैं। लीडर्स के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि सफलता सिर्फ प्रॉफिट या टारगेट में नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य के साथ काम करने में है, अपने आसपास के लोगों पर पॉजिटिव असर डालने में है। सही। और हाँ, इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल स्टेप है, करुणापूर्ण बातचीत। वो कैसे? हफ्ते में कभी कभार अपनी टीम के लोगों से सिर्फ काम की बात नहीं बल्कि ये भी पूछें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़ा पर्सनल टच। हाँ, ये छोटा सा कदम भी रिश्तों को बहुत गहरा बना सकता है। ये वाकई लीडरशिप को एक मानवीय चेहरा देता है। बिल्कुल। अब एक और सिद्धांत पर आते हैं जो अक्सर गलत समझा जाता है, अनासक्ति, डिटैचमेंट। हाँ, ये भी बहुत गहरा है। लोगों को लगता है अनासक्ति मतलब उदासीन हो जाना, किसी चीज की परवाह ही ना करना। क्या ये सही है? नहीं, ये समझ अधूरी है और थोड़ी भ्रामक भी है। अच्छा। अनासक्ति का मतलब उदासीनता या लापरवाही बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका गहरा मतलब है नतीजों से, परिणामों से भावनात्मक रूप से न बंधना। मतलब ये कि आप अपना बेस्ट एफर्ट डालें, पूरी मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से काम करें, लेकिन जो अंतिम नतीजा हो, चाहे वो सफलता हो या असफलता, आप उससे अपनी मानसिक शांति, अपना संतुलन न खोएं। आप उस नतीजे से अपनी पहचान, अपनी सेल्फ वर्थ को पूरी तरह न जोड़ लें। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, खासकर जब इतना कुछ दांव पर लगा हो। लीडर्स पर तो नतीजों का ही प्रेशर होता है। बिल्कुल, मुश्किल है और इसीलिए ये इतना शक्तिशाली अभ्यास भी है। अच्छा। किताब बताती है कि लीडर्स अक्सर बर्नआउट का शिकार क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद ही नतीजों से जोड़ लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। हर सफलता उन्हें लगता है मैं सफल हूँ, हर असफलता मैं असफल हूँ। ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ना, ये थका देता है। अनासक्ति इस भावनात्मक बोझ को हल्का करती है। कैसे? जब आप डिटैचमेंट के साथ लीड करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर नहीं रहता। तो किस पे रहता है? प्रक्रिया पर, अपने प्रयासों की क्वालिटी पर, सीखने पर, सुधार पर। अच्छा, प्रोसेस पे फोकस। हाँ, इससे आपको असफलताओं से सीखने की ताकत मिलती है और सफलताओं को भी विनम्रता से लेने की समझ आती है। ये एक ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा सस्टेनेबल लीडरशिप है जो बिना टॉक्सिक प्रेशर बनाए दूसरों को प्रेरित करती है। तो यहाँ भी अभ्यास जुड़ा है, परिणामों से अनासक्त रहें। बिल्कुल, अपना फोकस प्रयास, प्रक्रिया और ईमानदारी पर रखें। ये संतुलन बनाने की बात लगती है। हाँ, और शायद यही बुद्ध का वो मशहूर सिद्धांत मध्यम मार्ग भी जुड़ता है। बिल्कुल जुड़ता है। बुद्ध ने हमेशा अति से बचने को कहा है ना, चाहे वो बहुत ज्यादा भोग हो या बहुत ज्यादा तपस्या। हाँ, दोनों एक्सट्रीम्स को उन्होंने नकारा। तो लीडरशिप में ये मध्यम मार्ग कैसा दिखता है? ठीक वैसे ही जैसे जीवन में, लीडरशिप में भी जो अतिवादी रवैये हैं वो अक्सर काम नहीं करते। जैसे जरूरत से ज्यादा सख्त अग्रेसिव लीडरशिप, वो डर तो पैदा कर सकती है पर टीम को तोड़ भी सकती है। हाँ। और दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा ढीली पैसिव लीडरशिप, उससे दिशाहीनता, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। सही। तो बीच का रास्ता क्या है? मध्यम मार्ग का मतलब है संतुलन साधना, अलग अलग गुणों के बीच संतुलन।
किन गुणों के बीच? जैसे दृढ़ता और दयालुता के बीच, अनुशासन और लचीलेपन के बीच, महत्वाकांक्षा और संतोष के बीच। अच्छा, ये तो बड़ा बारीक संतुलन है। बिल्कुल। एक लीडर जो लक्ष्य तय करने में एम्बिशियस है पर प्रोसेस में फ्लेक्सिबल और दयालु है। जो डिसिप्लिन तो रखता है लेकिन इंसानी जरूरतों को भी समझता है। हाँ, वही मध्यम मार्ग पर चल रहा है। किताब कहती है कि ऐसे लीडर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां ग्रोथ होती है पर वो स्थिर होती है, टिकाऊ होती है और लोगों के लिए संतोषजनक भी। बिल्कुल। ये संतुलन ही असली चुनौती और कला है। यहाँ भी कोई प्रैक्टिकल सुझाव? हाँ, मध्यम मार्ग का संतुलन बनाएं, काम और जीवन दोनों में अति से बचें, महत्वाकांक्षा रखें पर शांति भी खोजें, हार्डवर्क करें पर आराम और रिचार्ज के लिए भी वक्त निकालें। सही बात है। संतुलन की बात से मुझे क्लैरिटी का ख्याल आया, स्पष्टता। बुद्ध की शिक्षाओं में सोच की स्पष्टता, विजन की क्लैरिटी का बहुत महत्व है। उन्हें ये ध्यान और आत्मचिंतन से मिली थी। हाँ। आज के लीडर्स के लिए इस तरह की स्पष्ट दृष्टि क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना स्पष्ट दृष्टि के कोई भी टीम, कोई भी संगठन वो दिशाहीन हो जाता है। स्ट्रैटेजी, प्लान्स, ये सब जरूरी हैं, पर ये सब हमें ले कहाँ जा रहे हैं, इसका जवाब एक क्लियर, इंस्पायरिंग विजन ही देता है। सही। किताब इसी बात पर जोर देती है कि महान संगठन सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी से नहीं बनते। तो किससे बनते हैं? वो एक साझा, शक्तिशाली विजन से बनते हैं। एक लीडर जिसका विजन क्लियर है, वो लोगों को उस कॉमन पर्पस के लिए एकजुट कर सकता है, उन्हें प्रेरित कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ज्ञान के मार्ग की ओर प्रेरित किया था। बिल्कुल। जब विजन क्लियर होता है ना, तो रास्ते की जो मुश्किलें हैं वो बाधाएं नहीं लगती, बल्कि अवसर। हाँ, अवसर नजर आने लगती हैं। क्लैरिटी सिर्फ दिशा नहीं देती, वो मुश्किल समय में टिके रहने की हिम्मत और एनर्जी भी देती है। और इस स्पष्टता के साथ शायद एक और गहरी समझ आती है, जिसका जिक्र किताब के आखिर में है, जाने देने की कला, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हाँ, ये बहुत गहरा सिद्धांत है। बुद्ध ने तो सत्य की खोज में अपना राज्य, धन सब छोड़ दिया था, लेकिन लीडरशिप में जाने देना ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? लीडर को तो कंट्रोल रखना होता है ना? देखिए, लीडरशिप में जाने देने का मतलब है नियंत्रण छोड़ना, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, फर्क है। हाँ, इसका मतलब है अपनी टीम पर भरोसा करना, उन्हें फैसले लेने, जिम्मेदारी उठाने के लिए सशक्त बनाना, एम्पावर करना। इसका मतलब है हर छोटी छोटी चीज का माइक्रो मैनेजमेंट न करना। हाँ, वो तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है टीम के लिए। बिल्कुल। बहुत से लीडर्स सोचते हैं कि कंट्रोल में ही पावर है, लेकिन किताब कहती है कि असली शक्ति दूसरों को बढ़ने का, विकसित होने का मौका देने में है। महान नेता सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाते, वो और नेता बनाते हैं। बिल्कुल, वो अपने जैसे और लीडर्स तैयार करते हैं। वे ऐसी सिस्टम्स, ऐसी संस्कृति बनाते हैं जो उनके जाने के बाद भी चलती रहें, फलती फूलती रहें। सही। ये भरोसे का सबसे ऊंचा स्तर है और शायद यही स्पिरिचुअल लीडरशिप का सार भी है, कंट्रोल छोड़ना ताकि सबका विकास हो सके। तो हमने काफी सारे सिद्धांतों पर बात की, आत्म प्रभुत्व से शुरू करके सचेतनता, करुणा, अनासक्ति, मध्यम मार्ग, स्पष्ट दृष्टि और आखिर में ये जाने देने का कला। हाँ, ये सब जुड़े हुए हैं। ये सभी सुनने में बहुत गहरे और मतलब काम के लगते हैं। हाँ। हमने बीच बीच में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी डिस्कस किए। हाँ। शायद एक आसान शुरुआत ये हो सकती है कि सुबह उठकर बस 5 मिनट शांति से बैठें या ध्यान करें, जैसा किताब में सुबह सचेतनता अनुष्ठान कहा गया है। निश्चित रूप से ये छोटे छोटे अभ्यास ही धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। चाहे वो सुबह के कुछ पल शांति के हों या किसी मुश्किल बातचीत से पहले गहरी सांस लेना हो। हाँ। या अपनी टीम के किसी सदस्य का हालचाल पूछना हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट के नतीजे को लेकर अपनी इमोशनल रिएक्शन पर ध्यान देना हो। ये सब तरीके बुद्ध के ज्ञान को हमारी रोज की जिंदगी और लीडरशिप में उतारने में मदद करते हैं। सही। और जैसा किताब कहती है, इन अभ्यासों से लीडर न सिर्फ अपने काम या बिजनेस को बेहतर बनाते हैं, बिल्कुल, वे एक इंसान के तौर पर भी ज्यादा शांत, संतुलित और संतुष्ट महसूस करते हैं। तो ये बाहरी सफलता और आंतरिक शांति दोनों का रास्ता है। बिल्कुल, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि बुद्ध सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे एक तरह से लोगों के नेता थे, एक विजनरी थे, जिन्होंने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया। हाँ। और जिनकी बातें सदियों बाद भी इतनी रेलेवेंट हैं। बिल्कुल। और प्रणयी की ये किताब बुद्ध
नेतृत्व और सफलता के लिए आध्यात्मिकता का सार हमें यही याद दिलाती है कि भविष्य शायद उन लीडर्स का है जो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि वाइज भी हैं, विवेकशील भी हैं। इंटेलिजेंट और वाइज। हाँ, जो सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि कंपैशनेट, दयालु भी हैं। आध्यात्मिकता के बिना लीडरशिप शायद थोड़ी खोखली महसूस हो सकती है, दिशाहीन लग सकती है। और उद्देश्य के बिना सफलता? वो भी शायद आखिर में खालीपन ही देती है। लेकिन जब बुद्ध के इस कालातीत ज्ञान को आज की लीडरशिप की चुनौतियों और मौकों के साथ मिलाया जाता है, तो नतीजा सिर्फ सफल ऑर्गेनाइजेशन बनाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी सार्थक विरासत, एक मीनिंगफुल लेगेसी बनाना होता है जो टिके। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई मीटिंग हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो, ये कोई चुनौती सामने आए, तो शायद बुद्ध के इस संदेश को याद रखना काम आ सकता है। मन में शांति, हृदय में करुणा, कर्म में स्पष्टता। सुंदर। शायद यही सच्चे नेतृत्व का मार्ग है और यही स्थायी सफलता का भी। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। बताइए। क्या इस तरह की लीडरशिप जो अंदर की शांति और बाहर के प्रभाव दोनों पर बराबर ध्यान देती है, क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि पाने का एक तरीका है, या फिर ये हमारे संगठनों के लिए, हमारे समाज के लिए एक ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा न्याय संगत और ज्यादा अर्थपूर्ण भविष्य बनाने का एक बड़ा रास्ता भी हो सकता है? सोचने वाली बात है।